नमस्कार दोस्तों। आपने नए नए सोलर पैनल्स लगवाए हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मोनोपक सोलर सेल टेक्नोलॉजी, और आपकी बहुत अच्छी आउटपुट आ रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद से 1 महीने के बाद आप चेक करते हो आपके सोलर पैनल की आउटपुट रिड्यूस हो जाती है। तो क्या हमने डिज़ाइनिंग सही ढंग से नहीं की, या अपनी एनर्जी नीड के हिसाब से उसकी साइजिंग नहीं की, इंस्टॉलेशन सही ढंग से नहीं की? वेल, डू नॉट वरी, इट कुड बी ड्यू टू एलईडी इफेक्ट। एलईडी इफेक्ट क्या है उसको समझेंगे आज के इस वीडियो में। एलईडी इज लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। सोलर पैनल व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब सोलर पैनल को सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो कुछ परसेंटेज, जनरली 2 से 3% उसका पी मैक्स का रिड्यूस हो जाता है, और ये जो लॉस है वो परमानेंट लॉस होता है। यानी कि 2 से 3% अपना पी मैक्स का सोलर पैनल लूज कर देते हैं जब उन्हें सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है। उसको बोला जाता है लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, यानी कि लाइट की वजह से डिग्रेडेशन जो इंड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। अभी होती क्यों है, किस तरीके से होती है, उसको समझते हैं। जनरली पी टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स जो कि बोरोन डोपिंग से बनाए जाते हैं, जब इन सोलर पैनल्स को या सोलर सेल को एक्सपोज किया जाता है सनलाइट पे, तो जो बोरोन है और ऑक्सीजन इसके अंदर ट्रैप होती है। बोरोन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बोरोन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकॉम्बिनेशन रेट को बढ़ा देते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है वो किस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में सेपरेट हैं, वो चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट बनता है। जब ये बोरोन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स को दोबारा से रिकम्बाइन कर देता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होल सेपरेट हुए थे उनको रिकम्बाइन कर देता है। जब ये रिकम्बाइन हो गए, दैट मीन्स वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन गया वो सिस्टम। इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन हो गए तो वो करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल हो गया। बिकॉज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या है या करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। ये बोरोन ऑक्सीजन कंपाउंड इसको रिकॉम्बिनेशन रेट को, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन रेट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से सोलर पैनल की आउटपुट इंपैक्ट हो जाती है। कितनी इंपैक्ट हो जाती है, 2 से 3% इंपैक्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन। अभी ऑक्सीजन कहाँ से आई, ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रैप हुई, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कोकराल्स्की प्रोसेस। कोकराल्स्की प्रोसेस क्या है? कोकराल्स्की पॉलिश केमिस्ट और मेटलर्जिस्ट थे। इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया एक सीड क्रिस्टल, मोनोक्रिस्टलाइन का सीड क्रिस्टल लिया और उससे एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बनाया यूनिफॉर्म हाई प्योरिटी का, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोकराल्स्की प्रोसेस। उनके नाम पे ये प्रोसेस का नाम दे दिया गया है। ये एक छोटा सा आपने क्रिस्टल लिया जिसको हम सीड बोलते हैं, इससे इन्होंने एक बड़ा क्रिस्टल बना दिया जो कि यूनिफॉर्म था, जिसकी प्योरिटी बहुत अच्छी थी और जिसकी एफिशिएंसी कैन रीच अप टू 22%। लेकिन इस प्रोसेस में ऑक्सीजन ट्रैप हो गई। वो किस तरीके से हो गई, चलो इस प्रोसेस को समझते हैं। पहले देखो, कोकराल्स्की प्रोसेस को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये क्रूसिबल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जिसको क्वार्ट्स बोलते हैं। इसके अंदर होता है मोल्टन सिलिकॉन, दैट इज अराउंड 14-20 डिग्री सेल्सियस में इसके अंदर मोल्टन सिलिकॉन होता है। और ये क्रिस्टल मान लो एक छोटा सा क्रिस्टल है जो कि नीचे अटैच्ड है, सिलेंड्रिकल शेप का। ये इट इज़ एट टेम्परेचर ऑफ 1410 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट होता है सिलिकॉन का 1415 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये सॉलिड फॉर्म में है, अंदर मोल्टन सिलिकॉन है जो कि 1420 डिग्री सेल्सियस पे है। अब इसको नीचे डुबोया जाता है, छोटे से क्रिस्टल को इस मोल्टन सिलिकॉन के अंदर डाला जाता है। कुछ इस तरीके से मैं डाल दिया, और ऐसे फिर रोटेट करते 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 इसको बाहर निकाला जाता है कुछ इस तरीके से। तो होता क्या है, जो अंदर मोल्टन सिलिकॉन है 1420 डिग्री पे, वो इस सॉलिड सिलिकॉन के पास आता है, चिपकता चला जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, और एक बहुत ही यूनिफॉर्म, एक्चुअली रेडिली बनता रहता है, सिलेंडर बनता रहता है, बहुत बड़ा ऐसे धीरे धीरे बनता रहता है। जैसे जैसे मैं इसे घुमा घुमा के बाहर निकालता रहूँगा तो ये जो है इसके आसपास जो सिलेंडर है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मोल्टन सिलिकॉन के जो एटम्स हैं यूनिफॉर्मली इसको अटैच करते चले जाएंगे, जो कि एक यूनिफॉर्म हाई प्योरिटी वाला मोनोक्रिस्टलाइन क्रिस्टल बन जाएगा। और उसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इट कैन गो अप टू 2 मीटर्स, और उसका डायामीटर कैन गो अप टू 20 सेंटीमीटर्स या 30 सेंटीमीटर्स के आसपास। तो एक बहुत बड़ा हमें इनगॉट मिल जाता है, जिसको इनगॉट बोलते हैं। लंबाई उसकी हो गई 2 मीटर और डायामीटर उसका हो गया 30 सेंटीमीटर के आसपास। और इससे हम अपने सिलिकॉन के वेफर्स निकालते हैं जो कि यूनिफॉर्म होते हैं और हाई प्योरिटी होती है, और उनकी एफिशिएंसी कैन गो अप टू 22%। 18/2 सेंटीमीटर बाई 18/2 सेंटीमीटर जो हमारे स्टैंडर्ड सेल्स हैं वो उसमें से हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से सिलिकॉन इनगोट तैयार किया जाता है यूजिंग दिस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जिसको हम कोकराल्स्की प्रोसेस बोलते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या, ये जो क्रूसिबल है, दिस इज क्रूसिबल, ये क्वार्ट्स, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन जब इसके साथ
जब ये प्रोसेस हो रहा होता है इसमें ट्रैप हो जाती है, सिलिकॉन के क्रिस्टल में या सिलिकॉन सीड में ये ट्रैप हो जाती है। अब सोचने वाली बात ये है, हम अब ये जब ये ट्रैप हो गई और बोरोन ऑक्सीजन कंपाउंड बना दिया जो कि रिकॉम्बिनेशन रेट को बढ़ा देते हैं, यानी इसकी एफिशिएंसी को कम करते हैं, तो हम इसको यूज़ ही क्यों करें? सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्यों यूज़ करें? कोई दूसरे हमारे पास नहीं है क्रूसिबल्स? क्रूसिबल मतलब कंटेनर जिसके अंदर हमने मोल्टन सिलिकॉन रखा हुआ है। ये एक्चुअली हम इसलिए यूज़ करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड या क्वार्ट्ज का क्रूसिबल, बिकॉज एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 1700 डिग्री सेल्सियस है, तो मोल्टन सिलिकॉन जो 1420 पे मेल्ट करके रखा हुआ है उसको पकड़ने के लिए, संभालने के लिए बहुत बढ़िया है, और ये अफोर्डेबल है, रेडिली अवेलेबल है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये ट्रांसपेरेंट टू इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब कि हम सिलिकॉन के टेम्परेचर को अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। और चौथी चीज़ ये कि ये जो है, जो मेटल इंप्योरिटीज़ है वो रिएक्ट नहीं होने देता मोल्टन सिलिकॉन के साथ। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इसको डिस्पाइट ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है इसकी वजह से, इसको हम यूज़ करते हैं एज ए क्रूसिबल, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो दिस इज़ हाउ कोक्राल्स्की प्रोसेस वर्क। इस तरीके से कोक्राल्स्की प्रोसेस काम करता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, अगर आप सोलर एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं कि सोलर एनर्जी किस तरीके से काम करती है, एक सिस्टम को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, साइज किया जाता है, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी किस तरीके से निकाली जा सकती है, तो आप मेरा मास्टर क्लास कोर्स वो ज्वाइन करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करो एंड यू कैन ज्वाइन इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये एलईडी इफेक्ट सब सेल टाइप्स पे इक्वली इंपैक्ट करता है? नो, ये मोनोक्रिस्टलाइन पी टाइप सोलर सेल्स को ज़्यादा इंपैक्ट करता है। उनकी परफॉर्मेंस को 2 से 3% को डिग्रेड कर देता है विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स, विद इन फर्स्ट फ्यू डेज मैन एक्सपोज टू सनलाइट। अभी होता क्यों है इसको भी समझो। देखिए, पहले सिलिकॉन, जो प्योर सिलिकॉन है, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं माना जा सकता। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है वो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो रिकम्बाइन हो जाते हैं। जब रिकम्बाइन हो गए, न्यूट्रल हो गए, तो फिर किस तरीके से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा? तो वो रिकम्बाइन ना हो उसके लिए हम पी टाइप और एन टाइप सोलर सेल्स बनाते हैं। पी टाइप वो सेल जिसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी जैसे कि बोरोन डाला जाता है उसको बोलते हैं पी टाइप सोलर सेल। एन टाइप जिसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जैसे कि फॉस्फोरस डाली जाती है उसको बोलते हैं, सिलिकॉन के अंदर, उसको बोलते हैं एन टाइप सोलर सेल। हम पी टाइप सोलर सेल की बात करेंगे। देखिए, मैंने एक ले लिया, सिलिकॉन का ले लिया, 150 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर की लंबाई वाला एक सिलिकॉन का छोटा सा मैंने क्रिस्टल ले लिया। इसमें मैंने इंप्योरिटी डाल दी बोरोन, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डाल दी। बोरोन इस ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी जिसमें होल हमें एक मैक्सिमम कैरियर के रूप में देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ एक छोटी सी थिन लेयर ले ली मैंने 0.3 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर, और उसमें हमने डाल दी एन टाइप, यानी कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल दी फॉस्फोरस, उसको एन टाइप बना दिया, ये पी टाइप हो गया। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, बड़ी लेयर, थिक लेयर, बल्क लेयर बोलते हैं, और थिन लेयर को मैंने जोड़ दिया, तो मेरे पास पी टाइप सोलर सेल आ गया। पी टाइप क्यों आ गया? क्योंकि मेरे पास बोरोन जो है डोप, उसकी डोपिंग ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो पी टाइप सोलर सेल बनेगा। जब इनको मैंने जोड़ दिया, इनके जब ज्वाइंट पे एक पी एन जंक्शन बन जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है। और वो क्या करता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, वो रिकम्बाइन होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो पी एन जंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ये इनको सेपरेट कर देता है, रिकम्बाइन नहीं होने देता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इसीलिए हम डोपिंग करते हैं, पी टाइप और एन टाइप सोलर सेल बनाते हैं। अब हमें ये पता लग गया पी टाइप सोलर सेल्स में जो मैक्सिमम जो डोपेंट है दैट इज बोरोन होता है। और ये अब हम छोटा सा इसका क्रिस्टल ले लेते हैं, पी टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल का, और उसको हम बड़ा एक यूनिफॉर्म क्रिस्टल बनाने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म क्यों बनाते हैं? ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसकी प्योरिटी बढ़ जाए, जिससे वी कैन गेट सेल अप टू एफिशिएंसी अप टू 22%। और ये प्रोसेस हम किस तरीके से करते हैं? यूजिंग कोक्राल्स्की प्रोसेस। और कोक्राल्स्की प्रोसेस में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है, और ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है तो बोरोन के साथ रिएक्ट करती है, बोरोन ऑक्सीजन कंपाउंड बनाते हैं, और ये बोरोन ऑक्सीजन कंपाउंड रिकॉम्बिनेशन रेट को बढ़ा देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे करंट कम हो जाता है। लेकिन ये ओवरऑल प्रोसेस इज वेरी एफिशिएंट। हालांकि ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है और बोरोन ऑक्सीजन कंपाउंड बनते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नेट प्रोसेस इज efficient enough to make the efficiency go up to 21 to 22%। तो इस तरीके से पी टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल को सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करता है ये LID, लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, बिकॉज उसमें बोरोन और ऑक्सीजन एज ए इम्प्योरिटी ट्रैप हो जाती है, और बोरोन डोपेंट होता है, बोरोन ऑक्सीजन कंबाइन होकर बोरोन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जो कि सूरज की रोशनी में आपस में रिएक्ट करके एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन रेट को बढ़ा देते हैं। रिकॉम्बिनेशन रेट बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन करंट कम हो गया, और ओवरऑल आउटपुट सोलर पैनल्स की कम हो जाती है।
तरीके से किया जाए, क्या हम एलआईडी को अवॉइड कर सकते हैं? वेल, इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप गैलियम डोप्ड पी टाइप मोनोक्रिस्टलाइन या मोनोपर्क सोलर सेल लोगे तो गैलियम ऑक्सीजन कंपाउंड नहीं बनेगा और तो हम एलआईडी इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप बोरोन डोप्ड मोनोपर्क सोलर पैनल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो एलआईडी इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसको किस तरीके से कंट्रोल, मिनिमाइज या मिटिगेट किया जा सकता है, वो इस तरीके से आप ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आप क्या करें, जैसे हमारा जो इंडिया है इट्स काइंड ऑफ हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी में हाई टेम्परेचर में ये इम्पैक्ट और ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करें, सोलर पैनल में एक ऑप्टिमम गैप रखें जिससे एयर सर्कुलेशन बना रहे, वेंटिलेशन बनी रहे, और उस एयर वेंटिलेशन की वजह से सोलर पैनल्स ठंडे रहें, तो हम उस टेम्परेचर को कुछ हद तक कंट्रोल करके एलआईडी इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये पता लगाते हैं, मुझे कैसे पता लगे कि मेरे सोलर पैनल्स बोरोन डोप्ड हैं या गैलियम डोप्ड हैं। मोनोपर्क सोलर पैनल्स, ये तो पता है आपने मोनोपर्क सोलर पैनल्स लगाए हैं, पी टाइप सोलर पैनल्स लगाए हैं, लेकिन वो बोरोन डोप्ड हैं या गैलियम डोप्ड हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है इसकी सोलर पैनल की डाटा शीट देखो। डाटा शीट में सेल टेक्नोलॉजी के नीचे लिखा होगा कि वो बोरोन डोप्ड है या गैलियम डोप्ड टेक्नोलॉजी है। अगर नहीं लिखा तो ये फेयरली वी कैन एज्यूम इट कि ये वो बोरोन डोप्ड टेक्नोलॉजी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप डिग्रेडेशन रेट देख लो, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन देख लो। जो बोरोन डोप्ड होगा वो पहले साल में 2 से 3% डिग्रेड, वो बताएंगे परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन डाटा शीट में मेंशन होती है। अगर पहले साल में 2 से 3% डिग्रेडेशन मेंशन किया है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो बोरोन डोप्ड ही है। और अगर लेस देन 1% डिग्रेडेशन है पहले साल में तो वो गैलियम डोप्ड मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाला सोलर पैनल है। और ये भी चेक कर सकते हो कि 25th ईयर में क्या है। अगर 25th ईयर में वो बोलते हैं कि वो 84 से 85% अपना पी मैक्स को बना के देगा तो बोरोन डोप्ड टेक्नोलॉजी वाला सोलर पैनल है। अगर लिखता है कि वो 25th ईयर में 87% के आसपास बना के देगा तो वो गैलियम डोप्ड सोलर सेल मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाला सोलर पैनल है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि मेरे सोलर पैनल कौन से टेक्नोलॉजी के हैं, बोरोन डोप्ड हैं या गैलियम डोप्ड हैं। ऑब्वियसली उधर फ़ोन करके भी आप पता कर सकते हो कि ये हमारे सोलर पैनल की सीरीज़ है, आप बता सकते हैं कि कौन सी गैलियम डोप्ड है या बोरोन डोप्ड सोलर सेल टेक्नोलॉजी है। अच्छा, सेल टाइप में एलआईडी इफेक्ट देखने को मिलता है? नो, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है पी टाइप मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है। अगर सोलर सेल एन टाइप के हैं जहाँ पे हमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हमने डाली हुई है, फॉस्फोरस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हमने डाली हुई है, तो डोपिंग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी यानी फॉस्फोरस की डोपिंग है, तो यहाँ पे हमें एलआईडी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो एन टाइप सोलर पैनल्स में एलआईडी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं, यस एलआईडी इफेक्ट इंपैक्ट करता है परफॉर्मेंस को, लेकिन वो एक प्रोसेस है। दैट डज नॉट मीन कि आपके सोलर पैनल बेकार हैं या वो। आपको क्या करना है कि अगर आप पी टाइप मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो बाकी टेक्नोलॉजी के मुकाबले अफोर्डेबल होंगे, लेकिन आपको अगर ले रहे हैं तो आप चेक करें, आप ब्रांडेड कंपनी से लें जो कि रिप्यूटेड कंपनीज हैं, और प्रॉपर मेंशन की गई जाए कि परफॉर्मेंस किस तरीके से रहेगी, फर्स्ट ईयर में क्या डिग्रेडेशन होगी, 25th ईयर में क्या डिग्रेडेशन होगी, जो कि आप डाटा शीट देख के पता लगा सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट एलआईडी टेक्नोलॉजी, दैट इज एलआईडी इम्पैक्ट लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। और आई होप ये आपको समझ आया होगा कि एलआईडी किस तरीके से, लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन किस तरीके से इम्पैक्ट करता है सोलर पैनल की परफॉर्मेंस को, स्पेशली पी टाइप मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल। दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं सोलर पावर सिस्टम लगाने में लेकिन कंफ्यूज हैं कि मेरे सिस्टम का साइज़ क्या होगा मेरी एनर्जी नीड्स के हिसाब से, तो मैंने अपना टूल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सोलर स्नैप, उसको डाउनलोड करो, दैट इज़ फ्री। उसको डाउनलोड करो, पता लगाओ अपने एनर्जी बिल के हिसाब से कि आपके सिस्टम साइज़ क्या होगा, आपके एरिया में रीजन में सनलाइट इंटेंसिटी क्या होगी, उसके बेसिस पे आपका ओवरऑल सिस्टम साइज़ क्या होगा। तो उसको डाउनलोड करो, पता लगाओ और मेरे साथ शेयर करो कि आपकी एनर्जी नीड के हिसाब से ये आपका सिस्टम साइज़ होगा। दोबारा मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।